नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। सभापति महोदय, संगठित प्रचार न होने के कारण ऐसा लगता है कि औरों ने अन्य तरीकों से जो सफलताएं पाई हैं वे हमारी उपलब्धियों से बहुत बढ़ बढ़कर हैं, लेकिन हमारा विचार है कि अंततोगत्वा हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और हम जनता के कष्टों को कुछ दूर कर सके हैं तथा व्यक्ति और समाज के स्थायी तथा समन्वित विकास की दिशा में कुछ आगे बढ़ सके हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसा वास्तविक और स्थायी सामाजिक रूपांतरण जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों की मानसिकता और जीवनचर्या आती है, केवल शांतिपूर्ण उपायों द्वारा ही हो सकता है। तीसरी विचारधारा हमें महात्मा गांधी और उनके अहिंसात्मक क्रांति के जीवन दर्शन से मिलती है। भारत में लोकतंत्र पर गांधीवादी विचारों और अन्य पद्धतियों की छाप प्रत्यक्ष और स्पष्ट होते हुए भी सूक्ष्मतः अंतर्निहित है। उसने भारत को सहारा दिया है और उसे समृद्ध बनाया है। ये संपूर्ण प्रयोग स्वतंत्रता, समाजवाद और एक अत्यंत जटिल परिवेश में शांतिपूर्ण पद्धतियों को एकजुट करने का प्रयास भारत में शेष विश्व से कटकर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्वव्यापी प्रचार की रोशनी में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं लोकतंत्री समाज के निर्माण के भारतीय प्रयासों के अंतर्गत एक संगठक तत्व है। यही कारण है कि आज़ाद होने के बाद हमने विश्व शांति और विश्व सहयोग को भारत को उज्ज्वल राष्ट्रहित के रूप में स्वीकार किया है। हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत में हमें हमेशा विश्वास रहा है और हम उसका कड़ाई से पालन करते रहे हैं। लेकिन क्या यह एक पक्षीय हो सकता है? आज हमारे अपने मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है और हमारे देश की स्थिरता, प्रगति तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान विदेशी आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश में अराजकता और अस्थिरता पैदा करने की बराबर कोशिश कर रहा है। यह स्थिति विभाजन से भी अधिक गंभीर प्रतीत होती है। आज पाकिस्तान में संकट बहुत गहरा है और उस देश के सामने जो भयावह स्थिति है उससे वह भारत पर दोषारोपण करके छुटकारा नहीं पा सकता। इस संदर्भ में 2 सवाल उठते हैं। पहला तो यह है कि क्या हमारे समय में केवल धर्म किसी राष्ट्रवादी देश के निर्माण का आधार हो सकता है, विशेषतः ऐसी हालत में जबकि सरकारी तंत्र राजनीतिक गतिविधियों के सामान्य नियमों तथा सांस्कृतिक आकांक्षाओं के प्रति सर्वथा उदासीन हो। और दूसरा यह कि क्या किसी की वफादारी पाने के लिए बंदूक की संगीन से काम लेने और जगह किसी अन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है। हमने भारत में संयम और शांति से काम लिया है, हालांकि हमारे सामने खतरे थे और हमें भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः हमें अपने देश के हितों की रक्षा करनी ही होगी। कोई भी देश और विशेषतः भारत जैसा विशाल एवं विविधतापूर्ण देश किसी ठप्पे द्वारा कभी भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। महोदय, आज दुनिया के जिन देशों ने तरक्की की है उन्होंने लघु उद्योगों पर सारा ध्यान लगाया और सरकारी खजाने से पैसा लगाकर बेरोजगार नौजवानों को सहायता दी, तभी उन देशों ने तरक्की की। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको देश के अंदर बेकारी की समस्या को हल करना है, गरीबी की समस्या को हल करना है, बेकारों को काम देना है, तो इसके लिए लघु उद्योग को प्राथमिकता देनी होगी। मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार ने इसे प्राथमिकता देने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस सरकार ने आधे दिल से कोशिश की। जब देश के अंदर खेती के विकास की मांग उठी, जब देश के अंदर लघु उद्योगों की मांग उठी, हम सब लोगों ने जो विपक्ष में बैठे हैं सभी पार्टियों की ओर से जब सवाल उठा तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश के अंदर बड़े कारखाने लगाने के बजाय इस तरफ थोड़ा सोचना शुरू किया, खेती की ओर सोचना शुरू किया, लघु उद्योगों की ओर सोचना शुरू किया। लेकिन इन्होंने इसको आधे मन से किया और जो कुछ किया, मैं नहीं कहता कि इनकी नीयत खराब थी, इनकी नीयत में कोई कमी थी, लेकिन नीचे के जो अधिकारी और कर्मचारी थे जिनको योजनाओं को कार्यान्वित करना था, इन लोगों ने इसे कार्यान्वित नहीं किया। इसी सदन में मान्यवर
जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, इसी स्थान से स्वर्गीय राजीव गांधी जब वे इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, मुझे याद है मान्यवर और सभी लोगों को याद होगा, उन्होंने कहा था कि यहाँ सरकारी कोष, सरकारी खजाने से जो 1 रुपया हम भेजते हैं गांवों को, तो उसमें से 85 पैसे अधिकारी और कर्मचारी खा जाते हैं, केवल 15 पैसे गांवों तक पहुंचते हैं। मुझे याद है राजीव गांधी ने इस स्थान पर खड़े होकर यह कहा था। महोदय, आज भी लघु उद्योगों की वही हालत है। उद्योग कार्यालय खोल दिए गए हैं, उप उद्योग कार्यालय खोल दिए गए हैं, योजनाएं बना दी गई हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद आदमी हैं, जो नौजवान हैं, जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, प्रथम तो उनको पैसा मिल ही नहीं पाता, और अगर संस्वीकृत होता भी है तो अगर 20 लाख रुपए हैं तो 5 लाख या 7 लाख रुपया उनको भ्रष्टाचार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को देना पड़ता है। थोड़ा पैसा मिलता है और ब्याज दर भी इतनी ऊंची कर दी है जिससे जो रोजगार करने वाले हैं, जो दुकानदारी करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उन पर ऋण बढ़ता ही चला जाता है। नतीजा यह होता है कि लगभग सारी सरकारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। मान्यवर, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देश के पूंजीपति घराने जो 20-22 हैं, ये लोग बहुत चालाक हैं। सरकार ने घोषणा की कि छोटे उद्योग धंधों पर बने हुए सामान पर हम बिक्री कर कम करेंगे, आयकर कम करेंगे, उनसे कम पैसा लेंगे, ऐसा सरकार ने कहा। महोदय, इन पूंजीपति लोगों ने छोटे उद्योगों को भी अपने हाथ में ले लिया फर्जी नामों से, और इसका नतीजा यह हुआ कि छोटा आदमी जो सरकार से कर्जा लेकर छोटे उद्योग धंधे चला रहा था, आज वह असफल हो गया है, आज वह बेकार हो गया है और सरकार के कर्ज की अदायगी वह नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देश में बेकारी की समस्या को अगर खत्म करना है, गरीबी की समस्या को अगर खत्म करना है, तो छोटे उद्योग धंधों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, देश के अंदर बहुत सी जमीन बेकार है, उसर है, पड़ती है, बंजर है, इसलिए जो जमीन बेकार पड़ी हुई है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार ने उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उस जमीन को उर्वरक बनाने के लिए, उस जमीन पर छोटे छोटे उद्योग धंधे कायम करने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। महोदय, हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वहाँ पर भूमि सेना बनाई थी। उस भूमि सेना में ऐसे नौजवान लोगों को भर्ती किया गया था जो ऊसर, परती और बंजर जमीन को समतल कर सकें और उसको कृषि योग्य या ऐसा बनाएं ताकि उन पर छोटे उद्योग धंधे लग सकें। ऐसी उनकी योजना थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पूंजीपतियों की सरकार आ गई है, उन्होंने सारी की सारी योजना जो गरीबों के लिए बनी थी, किसानों के लिए बनी थी, उसको छोड़ दिया, सारी योजना खत्म कर दी। मैं सुझाव दे रहा था अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपनी सरकार को, कि पूरे देश के अंदर जो परती और बंजर जमीन है, जो बेकार जमीन है, उस जमीन को कृषि योग्य बनाइए। इससे बेरोजगार लोगों को काम मिल जाएगा। मान्यवर, अगर रोजी मिल जाएगी तो रोटी की समस्या हल हो जाएगी, कपड़े की समस्या हल हो जाएगी और मकान की समस्या भी हल हो जाएगी। मान्यवर, अपने देश में लोगों के पास जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, लेकिन उनको जो पैसा मिलता है उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है, दवा का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, इस देश में जमीन सोने की तरह महंगी हो गई है, तो ऐसी हालत में कैसे वह जमीन खरीद सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों के लिए मकान बनवाने के लिए एक अध्ययन किया जाए, इसका सर्वेक्षण कराया जाए और ज़रूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है मकान की, जिनके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, उनको सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए। मैं यह भी कह रहा हूँ कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस सरकार ने इंदिरा आवास योजना चलाई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सम्मानित सदस्य माननीय डॉक्टर रत्नाकर पांडे जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। विराम।